वो बता चुके थे। और उसके बाद तो हम लोग रैंक कोरिलेशन भी पढ़ना शुरू कर दिया था ना, कोरिलेशन शुरू किया था। लास्ट क्लास में आप नहीं थे? नो मैम। नहीं थे। कौन कौन था लास्ट क्लास में? हम कोरिलेशन पढ़ा रहे थे। कोरिलेशन पढ़ाए थे, कोरिलेशन पे प्रॉब्लम भी करवाए थे, एक क्वेश्चन बताए थे। यस मैम। परफेक्ट कोरिलेशन भी बताए थे, परफेक्ट पॉजिटिव और परफेक्ट नेगेटिव का भी एग्जांपल मैंने बताया था। बताओ, यस मैम। इतने तक में कोई दिक्कत है किसी को? कुछ भी नो मैम। नहीं? कोई CK37? यस मैम। तुमने अपना पूरा नाम क्यों नहीं लिखा है, ID क्यों नहीं लिखा है, रोल नंबर लिखो। मैम लिख लेंगे ना, रोल नंबर तो लिखा हुआ है। ये क्या तरीका है? तुम लोग को बताया नहीं क्या है पहले से? चलो, जिसकी तरफ से डिस्टरबेंस आ रहा है वो म्यूट करो। सब लोग म्यूट करिए। जो भी आंसर करना हो, कुछ पूछना हो तो अनम्यूट करो, फिर कैमरा ऑन करो। दीक्षा, कैमरा ऑन करिए। सुष्मिता, कैमरा ऑन करो। चलो, हम लोग पढ़ रहे थे कोरिलेशन। हम लोगों ने एग्जांपल में देखा था कोरिलेशन, परफेक्ट कोरिलेशन कैसा होता है, परफेक्ट पॉजिटिव, परफेक्ट नेगेटिव, जिसमें हमें एग्जैक्ट वैल्यू आंसर मिला था कोरिलेशन का, दैट इज 1 and -1। ये रिजल्ट आया था सबका? बताओ, कितने लोग थे जिनका ये रिजल्ट आया है और वो उसमें अब कोई कंफ्यूजन नहीं है? मुझे ये पहले क्लियर करिए। हैंड रेज करो। ओनली 2 और 3 बस? 4? बाकी लोगों का नहीं था? नहीं किया है? 5 6 7? चलो चलो ठीक है। परफेक्ट पॉजिटिव, परफेक्ट नेगेटिव में ये चीज ध्यान रखना, कभी भी अगर परफेक्ट पॉजिटिव और परफेक्ट नेगेटिव की हम बात करते हैं तो आंसर हमेशा +1 -1 ये श्योरली आएगा। ये चीज ध्यान देना। अगर ऐसा रिजल्ट नहीं आता है, नियर टू 1 आता है, तो वो परफेक्ट पॉजिटिव नहीं होगा। नियर टू -1 आता है, वो परफेक्ट नेगेटिव नहीं है। दैट इज वेरी मच हाई कोरिलेशन, हम ये बोल सकते हैं। वेरी मच हाई कोरिलेशन इन नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सेंस में हो सकता है। बट परफेक्ट बोलने के लिए, परफेक्ट पॉजिटिव या परफेक्ट नेगेटिव बोलने के लिए उसको +1 और -1 एग्जैक्टली होना पड़ेगा। ठीक है? दैट इज एग्जैक्ट रिलेशन। एग्जैक्ट इनवर्स या फिर एग्जैक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशन होगा, तभी परफेक्ट पॉजिटिव और परफेक्ट नेगेटिव होगा। ये चीज एकदम पॉइंट में नोट करके रखिएगा। कुछ टर्म्स है जो बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, सारी चीजें। अब देखो, इसके बाद हाई कोरिलेशन, कभी भी अगर 60+ 70+ जा रहा है तो आप हाई कोरिलेशन बोल सकते हैं। अगर उससे कम आ रहा है तो मॉडरेट कोरिलेशन होगा। ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के लिए ही होगा। ठीक है? ये चीज ध्यान में रखना। जो चीज हम लिख देते हैं नोट करके ये पॉइंट्स रख लो। अच्छा, एक चीज मुझे ये बताओ, कोरिलेशन होने के लिए क्या अभी हम लोगों ने जो कोरिलेशन टर्म पढ़ा था उसमें जो इम्पोर्टेंट टर्म था वो देखो, पहले हम दोबारा से बता दे रहे हैं क्या था। x और y दो वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल के बीच क्या टर्म हम डिफाइन कर रहे हैं? कोरिलेशन। ठीक है? अब ये कोरिलेशन कब होगा? कोरिलेशन तभी होगा जब x y पे डिपेंडेंट हो इन दिस और दैट वे, और y x पे डिपेंडेंट हो इन दिस और दैट वे। कभी भी अगर डिपेंडेंसी आएगी तभी कोरिलेशन टर्म इन्वॉल्व होगा। अगर x और y कोरिलेटेड नहीं होगा तो फिर क्या होगा? आप बोल सकते हैं अगर कोरिलेशन नहीं है, दैट मीन्स x एंड y आर इंडिपेंडेंट। ठीक है? दो ही टर्म आता है,
या तो वो दोनों टर्म्स, दोनों वेरिएबल्स आपस में इंडिपेंडेंट होंगे या फिर कोरिलेटेड होंगे। यही दो वैल्यूज होगा। अगर कोरिलेटेड है मतलब दो कहीं ना कहीं एक्स वाई पे डिपेंड कर रहा है और वाई एक्स पे डिपेंड कर रहा है। और अगर इंडिपेंडेंट है तो दोनों का कुछ भी रिलेशन नहीं है, दोनों एक दूसरे से कहीं भी रिलेटेड नहीं है। ठीक है, रिलेटेड नहीं है मतलब क्या हो गया, एक्स का अपना इंडिपेंडेंट ग्रोथ और जो भी हो रहा है वो रिजल्ट वाई को कहीं अफेक्ट नहीं कर रहा है और वाई का रिजल्ट एक्स को अफेक्ट नहीं कर रहा है। जिसका हमने एग्जांपल भी लिया था, इनकम एक्सपेंडिचर ले लो, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट सप्लाई ले लो, डिमांड एंड सप्लाई ले लो। सो इस तरह का कुछ टर्म्स, इनकम सेविंग ले लो, सेविंग और एक्सपेंडिचर ले लो। सो ये सारे टर्म्स रिलेटेड होंगे कहीं ना कहीं। अगर इनकम है एक्सपेंडिचर है तो क्या आपस में रिलेटेड है इनकम एंड एक्सपेंडिचर? सो अंकित बताओ तो, इनकम और एक्सपेंडिचर आपस में रिलेटेड टर्म्स है? यस मैम। इनकम और एक्सपेंडिचर रिलेटेड होगा क्योंकि इनकम आपका जो भी होगा एक्सपेंडिचर इनकम पे डिपेंडेंट होगा, एक्सपेंडिचर जो होगा वो इनकम पे डिपेंडेंट है, इनकम एक्सपेंडिचर पे डिपेंडेंट है। कहीं ना कहीं ये दोनों आपस में रिलेटेड टर्म्स होंगे। तो अगर रिलेटेड होगा तो इंडिपेंडेंट टर्म्स खत्म हो जाता है। अब इंडिपेंडेंट टर्म कुछ बताओ जो इंडिपेंडेंट हो, दो ऐसे वेरिएबल्स का नाम बताओ जो आपस में इंडिपेंडेंट हो, ऐसा बताइए तो कुछ है? बताओ कोई ऐसा टर्म जो इंडिपेंडेंट हो, आपस में रिलेटेड ना हो। ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा है? कोई भी बता सकता है? हाँ युवराज बोलो। मैम एज एंड टाइम। एज एंड टाइम रिलेटेड नहीं है। नो मैम। टाइम के साथ तो एज बढ़ता है। ऐसा थोड़ी है मैम, इंडिपेंडेंट है ना मैम। टाइम एंड एज इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं बोल सकते। टाइम एंड एज फैक्टर जहाँ पे, क्योंकि एज अगर देख रहे हो तो टाइम के साथ एज किसी न किसी का बढ़ेगा ना। यस मैम। कुछ और बोल सकते हो, टाइम एंड इंटेलिजेंस बोल सकते हो, कुछ और टर्म्स रिलेट कर लो जहाँ कुछ वैल्यू नहीं होता। जैसे एक मैंने एग्जांपल दिया था, इलॉजिकल एग्जांपल है, शू साइज और इंटेलिजेंस। अब बताओ शू साइज पे क्या इंटेलिजेंस डिपेंड करता है? नो मैम। नहीं करेगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसा टर्म ले लो जहाँ पे रिलेशन दिख नहीं रहा है, कुछ भी ऐसा लॉजिकल रिलेशन ना बन पाए, देन आप उसको बोल सकते हैं कि एक्स और वाई इंडिपेंडेंट होगा। अब इंडिपेंडेंट होगा दैट मीन्स देयर इज नो कोरिलेशन, और कोरिलेशन टर्म नहीं है तो फिर हमारा काम ही खत्म हो गया। चलो कोरिलेशन नहीं है, अब उससे रिलेटेड टर्म्स हमें इंफॉर्मेशन कुछ और आगे पढ़ना ही नहीं है। कोरिलेशन का जो रेंज था वो क्या था, 0 to 1, मैक्सिमम सॉरी -1 to 1। आई थिंक बहुत लोग एब्सेंट थे क्या उस दिन, जिस दिन मैंने कोरिलेशन पढ़ाया था। 0 to -1 to 1 ये रिलेशन है। अब -1 से 1 में जो आ रहा है यहाँ पे टर्म आपका नेगेटिव कोरिलेशन तब आएगा जब आपके पास रिलेशन नेगेटिव हो, मतलब एक कुछ इंक्रीज कर रहा हो। ग्रोथ मैंने जो बताया था, अगर एक में इंक्रीमेंट हो रहा हो तो दूसरे में डिक्रीमेंट हो रहा है। जैसे अगर आप एक्सपेंडिचर बढ़ा देते हैं, एक्सपेंडिचर अगर आप बढ़ा देते हो तो सेविंग्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगी। तो यहाँ पे इनवर्स रिलेशन होगा, जैसे जैसे आप एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर रहे हो वैसे वैसे सेविंग्स आपकी डिक्रीज हो जाएगी। इन दैट केस देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। अगर इसी चीज का बात करें इनकम, सपोज आपने इनकम की बात की और एक्सपेंडिचर का बात किया, तो जैसे जैसे इनकम किसी का बढ़ेगा वैसे वैसे क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज करेगा। सो देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सो यही चीज हम लोगों ने पढ़ा था। अब देखो इसमें फॉर्मूला हम लोग जान रहे थे जो कि हम बता चुके हैं और एग्जांपल्स भी कर चुके हैं, तो ये चीज हम बस लिख दे रहे हैं नोटेशन में। आर एक्स वाई जो कोरिलेशन था दैट इज इक्वल टू 1/n। किसी को याद है फॉर्मूला? यस मैम। हाँ बताओ तो जरा। चलो बताओ।
1 by R is equal to 1 by N summation or X minus X to Y minus Y bar divided by root under 1 by N summation into summation X minus X bar का square into 1 by N summation into Y minus Y bar का square. चलो ठीक है, ये टर्म डिवाइडेड बाय अंडर रूट कर लेते हैं और ये हो जाता है 1 बाई एन समेशन। इसी चीज को हम लोग आज दूसरे टर्म में पढ़ेंगे, 1 बाई एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ठीक है, इंटू 1 बाई एन यहाँ पे आ जाएगा y वाला पोर्शन, तो y में आपका समेशन वाई आई माइनस y बार का स्क्वायर, ठीक है, ये रिजल्ट यही है ना। अब देखिए इसमें करते क्या है, इसके लिए अगर हम चाहें तो हम कुछ रिजल्ट्स को रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ से देखो जो लोगों ने किया था क्लास वो भी ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे मैंने बताया था लास्ट क्लास में, जो कि अभी संकित ने बताया, कि वेरिएंस का एक दूसरा सा फॉर्मूला मैंने बताया था जिससे इसको भी रिप्लेस किया जा सकता है, इस टर्म को भी रिप्लेस किया जा सकता है। तो अगर इस वेरिएंस के फॉर्म की जगह हम उस फॉर्मूला को भी लिख दें तो हम लिख सकते हैं। साथ में एक चीज और यहाँ पे नोट कर सकते हो तुम लोग, यहाँ पे 1 बाई एन ये भी है, 1 बाई एन ये भी है, और दोनों अंडर रूट है। तो अगर इसको चाहो तो 1 बाई एन स्क्वायर एक जगह लिख सकते हो, और ये चीज जब बाहर आएगा तो आपका 1 बाई एन यहाँ पे और 1 बाई एन यहाँ पे भी आएगा। तो आप 1 बाई एन वाला पोर्शन कैंसिल कर सकते हो और यहाँ पे लिखा जा सकता है 1 बाई एन वाला पोर्शन कैंसिल करके समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार। देखो तो जरा, क्या ऐसा लिख सकते हैं? रिया टेल मी। ये वाला पोर्शन हमने यहाँ लिख दिया, 1 बाई एन यहाँ था, 1 बाई एन यहाँ था, तो ये अल्टीमेटली 1 बाई एन स्क्वायर हो गया। और जब स्क्वायर को रूट से बाहर निकालेंगे तो वो 1 बाई एन हो जाएगा, और 1 बाई एन आपस में कैंसिल हो जाएगा। जैसे हम यहाँ 1 बाई एन लिख देते हैं फिलहाल, ये टर्म आ जाएगा, और ये 1 बाई एन बाहर आ जाता है, तो इसको हम 1 बाई एन यहाँ लिख सकते हैं बाहर। और इस टर्म को अगर हम यहाँ पे इस टर्म को लिखें तो हम लिख सकते हैं अंडर रूट समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ये सारा फॉर्मूला लिख लो, क्योंकि होता क्या है कि बहुत बार अलग अलग फॉर्मूला का अलग अलग प्लेस पे अलग अलग जरूरत पड़ने वाला है। एक ही फॉर्मूला हर जगह काम नहीं करता। काम इसलिए नहीं करता क्योंकि कभी कभी कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो जाता है, तो इन दैट केस आप इस चीज को रिमूव कर सकते हैं। जैसे ये 1 बाई एन यहाँ पे आ गया और ये 1 बाई एन यहाँ आ गया, ये पोर्शन हम कैंसिल कर सकते हैं। ऐसा करने से क्या हो रहा है, ये जो एन वाला पोर्शन आप एक्स्ट्रा कैलकुलेशन कर रहे थे वो चीज रिमूव हो जाएगा। मतलब आपको 1 से 10 से डिवाइड नहीं करना पड़ेगा इस केस में भी डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इस टर्म को मैंने एक फॉर्मूला इस फॉर्म में भी लिखने के लिए कहा था। आपके पास जो न्यूमरेटर का टर्म है वो एज इट इज छोड़ दीजिए, और यहाँ पे सिग्मा एक्स सिग्मा वाई ये भी होता था। जो एक्चुअल फॉर्मूला था उसमें लिखा हुआ था कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट वेरियंस ऑफ एक्स, वेरियंस ऑफ एक्स इंटू अंडर रूट वेरियंस ऑफ वाई। सो ये टर्म भी लिखा जाता है, जो कि अगर आपके पास कैलकुलेशन किया हुआ रिजल्ट हो, डेटा के फॉर्म में इंफॉर्मेशन नहीं हो, रिजल्ट दिया हुआ कोवेरियंस का फॉर्मूला, कुछ कोवेरियंस का रिजल्ट दे दिया हो, कुछ वेरियंस का रिजल्ट दे दिया हो, तो आप डायरेक्टली इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूरा डेटा आपको इस फॉर्मूला के हेल्प से या फिर इस फॉर्मूला के हेल्प से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। इन दैट केस आप सिंपली इसको सिंप्लीफाई करोगे, आंसर आ जाएगा। और यही चीज जब इसको लिखा जाता है तो ये है, या फिर नोटेशन इसका स्मॉल आर होता है, ठीक है, आर एक्स वाई लिखो, ये लिखो, आर लिखो, ये भी लिख सकते हो, जो रिजल्ट होगा वो वेरिएशन भी होगा। ये मैंने बताया हुआ है, लेकिन सारे फॉर्मूला के फॉर्म में लिख लीजिए क्योंकि इसकी जरूरत पड़ सकती है।
इसके बाद मुझे बताना है कुछ पॉइंट्स। हो गया युवराज, लिख लिए? Yes, ma'am. ओके श्रेया, यस मैम। हो गया? चलो ठीक है। अब इसके बाद आपको मैं बताने वाली हूँ क्या पॉइंट्स है वो देखिए। कुछ टर्म्स है जो ध्यान से सुनो और समझो क्या है, उसके बाद उसको अप्लाई करना है। एक टर्म यूज होता है चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। इसको नोट करके लिख लो, पहले टॉपिक आप कॉपी में हेडिंग डालिए, चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हर जगह यूज होता है स्टैटिस्टिकल कंप्यूटेशन को थोड़ा इजी करने के लिए। चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल, साथ में चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल लिखा जा सकता है, तो इस चीज को लिखो, चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। ऑन कोरिलेशन, ऑन कोरिलेशन, ये सिर्फ कोरिलेशन पे नहीं और भी सारे टर्म्स पे होता है, बट यहाँ पे हम कोरिलेशन के लिए पढ़ेंगे, ठीक है? ठीक है, चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल ऑन कोरिलेशन। अब ध्यान से समझो इस चीज में हम कर क्या रहे हैं। पहले कॉन्सेप्ट समझो चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल का। देखो, एक वेरिएबल है, कुछ भी वैल्यू है x, ठीक है? x एक वेरिएबल है, इसमें आप जब कुछ जोड़ देते हो या कुछ घटाते हो, सपोज एक वैल्यू हम a ले लें, ठीक है? x एक वेरिएबल था जिसमें आपने कुछ जोड़ा है, प्लस माइनस जोड़ा है या घटाया है, और उस वो किस चीज को किया है, कुछ कांस्टेंट वैल्यू को। जैसे इस चीज को कुछ इस तरह से समझो कि आपको, आप सबने एग्जाम दिया है, सब में अगर मान लो एज अ पनिशमेंट मैंने 5 मार्क्स सबका डिडक्ट कर लिया, ठीक है? या फिर सबको 5 नंबर एक्स्ट्रा दे दिया, ऐसा कभी कभी होता है, सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं बोल रहे हैं, ये कहीं भी अप्लाई हो सकता है। सो अगर किसी का, सबका ही मतलब सबका मीन्स ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन में से आपने 5 डिडक्ट कर लिया हो या फिर सब में 5 ऐड कर दिया हो, इसको हम चेंज ऑफ ओरिजिन बोलते हैं। समझ आया क्या कर रहे हैं? When we are shifting origin to the right or to the left, that means अगर नंबर लाइन पे इसी चीज को समझो, ये नंबर लाइन है, x कोई वैल्यू है, आपने 5 ऐड कर दिया तो ऑब्वियसली इधर इंक्रीज होके ये शिफ्ट कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे, या फिर आपने 5 नंबर घटा दिया तो सब शिफ्ट होके क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? तो ये क्या हुआ, ये जो ओरिजिन यहाँ था, जो एक्चुअल नंबर ये था, वो क्या हो गया, या तो टू द राइट या तो टू द लेफ्ट शिफ्ट हो जा रहा है। ये शिफ्टिंग को हम क्या बोलते हैं, चेंज ऑफ ओरिजिन। समझ आया क्या है चेंज ऑफ ओरिजिन? टेल मी यस और नो। यस मैम। Yes, मैम। ठीक है, Yes, ma'am. ओरिजिन चेंज में क्या करते हैं, यू आर शिफ्टिंग योरसेल्फ टू द राइट और टू द लेफ्ट। अब चूंकि ये नंबर है तो नंबर का शिफ्टिंग या तो राइट या तो लेफ्ट हो रहा है। यहाँ पे एक चीज समझना ये जरूरी है, चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल जब हम डेटा के साथ करते हैं तो मान लो कोई नंबर तुम ऐड कर रही हो, जब तुम नंबर ऐड करोगे तो होता क्या है, नंबर बढ़ जाता है। सपोज x मान लो आपके पास 5, आपको पता है ना 0 to 10 तक हम जो रेंज लेते थे उसमें क्या आता था, x का वैल्यू क्या आ जाता है, 5 आ जाता है। सपोज इस 5 में आप कुछ 5 ऐड कर देते हो, +5 करते हो, ठीक है? अब जब 5 में 5 ऐड कर दिए तो क्या हो गया, ये नंबर 10 बन गया। अब इसका कैलकुलेशन करोगे, या फिर मैंने 5 जो नंबर लिया था उसमें से 5 घटा दिया तो ये क्या हो गया, 0। अब क्या होता है, जब आप ऐड कर लेते हो नंबर तो कैलकुलेशन कहीं ना कहीं ज्यादा हो जाता है। अगर आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो नंबर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अगर ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, नंबर लार्जर हो जाएगा। तो इस केस में क्या होता है, ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ता है। जब आप जोड़ देते हैं किसी चीज में, जब कुछ जोड़ते हैं तो नंबर बढ़ जाता है, और जब घटाओगे तो क्या हो जाएगा, नंबर कम हो जाएगा।
तो कम हो जाता है तो कैलकुलेशन करना ज्यादा आसान होता है। यही चीज को यहाँ पे समझना है। दूसरे केस में मान लीजिए क्या होता है, दूसरा जो नंबर है, एक हम डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे वही चीज समझ लो जो बेसिक जोड़ घटाव गुना भाग वाला केस है। ऐड और सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम चेंज ऑफ ओरिजिन कर रहे हैं। जब किसी नंबर में मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, चेंज ऑफ स्केल। मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हुआ, मान लो एक नंबर 5 ले रहे हैं, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो जाएगा 25 लार्जर हो जाएगा। और इसी 5 को हम अगर डिवाइड कर दें, ठीक है, तो क्या नंबर आ जा रहा है 1। तो अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का जो कॉन्सेप्ट है जब ये आता है, देन दैट इज चेंज ऑफ स्केल। जैसे मान लो चेंज ऑफ स्केल कैसे बोल रहे हैं ये समझो, आपका जो भी नंबर है, आप इंक्रीमेंट हो रहा है, 5 टाइम्स इंक्रीमेंट हो रहा है। सपोज किसी को स्कॉलरशिप मिलता है, वही स्कॉलरशिप 2 टाइम्स इंक्रीमेंट हो जाए, 5 टाइम्स इंक्रीज कर जाए, तो क्या हो जा रहा है, बढ़ रहा है। वही चीज क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं। जो भी आपको मिल रहा था उसका 1/4 मिलेगा, उसका 1/5 मिलेगा, ऐसा कुछ कर दिया जाए तो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यही चीज यहाँ समझना होता है, व्हेन वी आर एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग समथिंग टू अ नंबर, देन वी आर मेकिंग चेंज ऑफ ओरिजिन। जब हम डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं तो वी आर मेकिंग चेंज ऑफ स्केल। सो स्केल ही बदल दिया, पैरामीटर ही बदल दिया, 5 टाइम्स इंक्रीज कर गया। अब मान लो किसी का स्कॉलरशिप अगर 5 टाइम्स इंक्रीज कर जाता है तो बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ होगा या नहीं, से यस और नो। यस मैम। और जो भी अगर है उसका 1/5 कर दिया जाए, मान लो 5 टाइम्स इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ, 5 टाइम्स इंक्रीज करने का मतलब जो भी था उसका 5 गुना हो गया। और 1/5 अगर हो जाए तो जो भी था उसका 1/5 कम हो गया, मतलब क्या हो गया, डिक्रीज कर रहा है। सो ये चीज यहाँ पे बहुत अच्छे से समझना है कि चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल में 2 टर्म आता है। चेंज ऑफ ओरिजिन जब करोगे तो ऐड और सब्सट्रैक्ट करोगे, चेंज ऑफ स्केल करोगे तो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। इस चीज को आप इस तरह से समझिए, जो आप कैलकुलेशन करते थे हम वहां पे आते हैं। आपके पास एक कॉलम एक्स का होता था, ठीक है, मान लो 5 10 हम लिख देते हैं, 5 15 25 जो आप कैलकुलेट करके लाते थे। मान लो फ्रीक्वेंसी कुछ है आपके पास, यहाँ पे 2 10, मान लो 2 नहीं 200 लिख दे, 20 लिख दे, 10 लिख दे, 5 लिखे, इस तरह का टर्म। सो आप एक याद है x-5 या x-10 कुछ रखते थे यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए, जो शॉर्टकट मेथड था या स्टेप डेविएशन मेथड था कुछ बताओ। यस मैम। जब यहाँ पे ये सब्सट्रैक्ट करते थे तो क्यों करते थे, क्योंकि कैलकुलेशन कम इजी हो जाए, कैलकुलेशन इजी हो जाए। या फिर इसमें डिवाइड भी कर देते थे कहीं, याद है 10 से डिवाइड कर देना, 100 से डिवाइड कर देना, जहां ज्यादा कैलकुलेशन मिलता था। तो ये जो कैलकुलेशन आप ये वाला पोर्शन करते थे ना, इसी चीज को यहाँ पे आप ऐड क्यों नहीं करते थे, मुझे ये बताएंगे। क्योंकि नंबर बढ़ जाएगा, लार्जर हो जाएगा। और हम डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई क्यों नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे भी कैलकुलेशन हम कम करने के लिए ये सारा कैलकुलेशन करते थे। हम सब्ट्रैक्शन क्यों करते थे, क्योंकि कैलकुलेशन हमें कम करना पड़े। डिवाइड क्यों करते थे, क्योंकि कैलकुलेशन कम करना पड़े। तो जब हम चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल करते हैं तो क्या करते हैं, एक्स में से कुछ नंबर घटा लेते हैं। क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा। अगर हम ऐड करेंगे तो कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा, अगर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कैलकुलेशन कम होगा। यहाँ पे 5 ऐड भी कर सकते थे तुम इसमें, तो जब इसको 10 कर लेते तो मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करते, लेकिन यहाँ पे घटाते ही क्यों हो, क्योंकि कैलकुलेशन कम हो। समझ आया ये चीज। आप स्टेप डेविएशन मेथड में, शॉर्टकट मेथड में घटाते क्यों हैं, क्योंकि आपको कम कैलकुलेशन करना पड़े। वही चीज यहाँ पे, उसी चीज को हम थ्योरेटिकल टर्म में बता रहे हैं। यहाँ पे घटाते हैं और डिवाइड करते हैं। मान लो h से डिवाइड कर रहे हैं तो ये जो रिजल्ट आ रहा है, कुछ नया वेरिएबल u आ रहा है, नोटेशन हम डाल दिए। देखो अब इस u को क्या कर रहा है, जो हमारे पास x वेरिएबल था जो कि यहाँ पे है,
उस x में से हमने कुछ a घटा दिया, कुछ कांस्टेंट नंबर, वो कुछ भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है, लाइक 5 यहाँ पे है, कुछ नंबर से डिवाइड कर दिया, जो कि हम क्वेश्चन में बताए हैं। प्रीवियस क्वेश्चन अगर आपने क्लास में किया होगा तो हम ऑलरेडी डिवीजन कराया था। तो अब यहाँ पे u जो है एक नया नोटेशन डाल दिए, जो कि है x माइनस ए बाई एच। ऐसा करने से क्या हो गया, कैलकुलेशन कम हो गया। अब इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो जरा, u इंटू एच इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। बताओ। यस मैम। अब यहाँ पे ओरिजिनल वेरिएबल क्या था, x, क्योंकि जो भी हमें सिंप्लीफिकेशन करना है वो x पे करना है, तो हम x को यहाँ लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू u h प्लस a लिखा जा सकता है, देखो जरा। यस मैम। तो x को हमने ये चीज कर लिया, x जो है वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसको करने का मतलब यही हुआ, हमने जब x में चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल किया तो ये जो u में कन्वर्ट हो गया है और ये x रिजल्ट आया है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास कोरिलेशन में कितना वेरिएबल है, x और y, दो वेरिएबल था, याद है। कोरिलेशन में दो वेरिएबल था हमारे पास, एक x वेरिएबल है, दूसरा y वेरिएबल है। तो इसी तरह y में भी हमें करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, जैसे हम x में कर रहे हैं वैसे ही y में करना पड़ेगा। तो u को v नोटेशन डाल दो, और y जो था वो हमारे पास क्या हो जाएगा, y माइनस b कर लो, a था यहाँ तो यहाँ b कर लो, और यहाँ पे h जो है उसको k ले लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v इंटू k इज इक्वल टू y माइनस b, और यहाँ पे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v k प्लस b। बोलो, यहाँ तक किसी को समझ में नहीं आया है वो बात बताइए। जो कुछ पॉइंट नहीं समझ में आया, जो भी अनक्लियर है वो बताओ। मैम जिसको आ गया, जिसको आ गया वो भी बता दे। मैम चुपचाप बैठे रहते। मैम एक बार और समझा दीजिए। हाँ, क्या समझा दे, बताओ। हमको लग ही ये रहा था जो कि तुम यू, पूछोगे। चलो बोलो। नहीं ये जो आप बताइए ना, u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए बाई ये हाँ h है ना, यहाँ से नहीं समझ में आया। देखो, यहाँ पे u और v और x a जो भी लिखा हुआ है सब एक नंबर होगा, ये श्योर रहो, ठीक है। जो भी x is a number, a is a number, h is a number, everything is a number here. So x जो है वो क्वेश्चन में हम लोगों को ऐसा दिखता था, x वाला वैल्यू, और भी नंबर कभी कभी 500, 600, 200 ऐसा भी दिखता था, एग्जाम्पल आपके बुक में है। तो ये वैल्यू जो होता है कभी कभी बहुत लंबा चौड़ा वैल्यू होता है, 5000, 500 इस तरह का नंबर होगा। अब उसमें कैलकुलेशन करने लगोगी तो वो बहुत ज्यादा टफ हो जाता है कैलकुलेशन के लिए। कभी कभी पता चलता है कैलकुलेटर उतना बड़ा बड़ा नंबर अलाउ भी नहीं करता है। कुछ कुछ कैलकुलेटर आपके क्लास में ऐसा है ना, जो कि गायब हो जाता है, वैनिश ही कर जाता है, पता चलता है कि कैलकुलेशन हो ही नहीं पाया। सो उस केस में हम कैलकुलेशन को थोड़ा, और इसकी वजह से भी, और कभी कभी होता है कि हम थोड़ा कैलकुलेशन का जो टाइम है ना वो रिड्यूस करने के लिए भी, थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए कुछ नंबर को इग्नोर करके शॉर्टकट मेथड अप्लाई करते हैं, जो कि आपके बुक में भी था, आपने भी किया है, क्वेश्चन सॉल्व किया है उसमें। तो अब उसमें हम कैलकुलेशन का जो भी रिडक्शन होता है, कैलकुलेशन को कम करते हैं, वो सिर्फ एक तरीके से करते हैं, वो फिक्स तरीका है, और वो तरीका जो है उसी को हम चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल बोल रहे हैं, जो कि उसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है। तो चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब क्या हुआ, जब किसी नंबर में तुम कुछ जोड़ दो या कुछ घटा दो तो चेंज ऑफ ओरिजिन हो जाता है। जब किसी नंबर में तुम मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो तो वो चेंज ऑफ स्केल हो जाता है। बस यही दो मतलब है इसका। जब ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दो देन चेंज ऑफ ओरिजिन, जब घटा डिवाइड या मल्टीप्लाई कर दो तो देन चेंज ऑफ स्केल।
तो ऐड करोगी, एक तो नंबर 500 5000 पहले ही है, उसमें कुछ नंबर और जोड़ दोगी तो क्या होगा, नंबर और लार्जर हो जाएगा। तो जब हम स्टैटिस्टिकली जब किसी चीज को कैलकुलेट करते हैं तो हम उसमें एडिशन नहीं करते, सब्सट्रैक्शन कर देते हैं। ऐसा करने से हमारा कैलकुलेशन कम हो जाता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप ऐड नहीं कर सकते, लेकिन ऐड करने से यहाँ क्या हो जाता है कि हम एक तो नंबर बड़ा था इसीलिए हम उसमें चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल अप्लाई कर रहे हैं, और उसमें जब कुछ ऐड कर देंगे तो पता चला और भी कैलकुलेटिव हो गया, तो वो हेडक ही हो जाएगा। सो इट्स बेटर कि हम उसमें सब्सट्रैक्ट कर दें। तो हम इसीलिए x एक नंबर था यहाँ पे, उस नंबर में हम a, कुछ भी a, जैसे 5 मार्क्स सबका डिडक्ट करने वाला बात बता रहे थे, सबको ऐड करने वाला बात बता रहे थे, तो कुछ नंबर हम घटा दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वही चीज यहाँ पे हम डिवाइड कर दे रहे हैं। जैसे मान लो ये x अगर 500 होता, अब 500 में तुमको 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ता तो पता चलता बहुत मुश्किल है। सो इट्स बेटर कि इसमें से कुछ नंबर घटा दीजिए, है ना। अब घटा देंगे और डिवाइड कर देंगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा। सो यही चीज यहाँ कर दे रहे हैं। तो एक तो घटा देंगे तो कम हो जाएगा, ऊपर से 500 है तो सब में 100 से डिवाइड कर दो, जब सब में 100 से डिवाइड कर दूंगी तो नंबर क्या हो जाएगा, स्मॉलर नंबर आ जाएगा। तो यही चीज यहाँ पे करने के लिए ये चीज है। अब ये जब हमें क्वेश्चन में मिलेगा तो ये सब नंबर होगा, x का वैल्यू है जो भी है वो भी नंबर होगा, a है वो भी नंबर होगा, h है वो भी नंबर होगा, जो रिजल्ट u आएगा वो भी नंबर होगा। लेकिन वो u किस तरह से काम करेगा इसको थ्योरेटिकली हम ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। u इंटू एच, एच कुछ भी नंबर होगा, 100 होगा जैसे यहाँ था, तो उस तरह से कुछ नंबर होगा। तो x इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। इसी तरह दूसरा वेरिएबल y है, उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। सो ये x और y का ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब क्या कर, बोलो। जो UH लिखी है उसका क्या मतलब, और VK लिखी है उसका क्या मतलब? v के लिखे हैं तो यहाँ पे देखो ना, इस टर्म को लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे UH u इज इक्वल टू x माइनस a बाई h, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगी तो UH हो जाएगा, x माइनस a होगा यहाँ पे। अब x का वैल्यू तुम रिप्लेस किसको कर रही थी, x को, इसी x को रिप्लेस कर रही थी ना, तो x के टर्म में इसको रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। ये UH हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आया था, ये इधर आ गया, तो x को हम UH प्लस a के टर्म में लिख सकते हैं। मैम UH का कुछ मीनिंग है या फिर U और H ऐसे U इज अ अपने मन से? नंबर, H इज अ नंबर, मैंने बताया ना, ईच एंड एवरी टर्म इज अ नंबर है, ओके। जो कि नंबर होगा। फिर यही y भी यहाँ पे नंबर होगा। अब उसी को बस थ्योरेटिकली हम देख रहे हैं कि वो रिलेशन पे, कोरिलेशन पे चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल हम करते हैं तो उसका वैल्यू, उसका इम्पैक्ट आता है या नहीं, ठीक है। तो x और y ये हो गया, ठीक है। बताओ यहाँ तक, ये दोनों पॉइंट नोट कर लीजिए। अब इसी चीज को हम कोरिलेशन के फॉर्मूला पे अप्लाई करेंगे। कर लिए मैम नोट? कर लिए, चलो ठीक है, मुझे बताना भी। मैम चलो ठीक है। अब यही चीज हम यहाँ पे कोरिलेशन में जाते हैं। अब देखो, पहले हम क्या कर रहे थे, कोरिलेशन बिटवीन x एंड y निकाल रहे थे, ठीक है। कोरिलेशन बिटवीन x एंड y। सो कोरिलेशन बिटवीन x एंड y, हमारे पास जो फॉर्मूला था वो भी ध्यान में रखना है, जो कि शॉर्टकट अभी हम यहाँ लिख दे रहे हैं, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट वेरियंस ऑफ x एंड वेरियंस ऑफ y। हम उतना मैथमेटिकल टर्म अभी नहीं लिख रहे हैं, बस ये लिख दे रहे हैं। अब पहले हम क्या कर रहे थे, कोरिलेशन बिटवीन x एंड y निकाल रहे थे। अब हमें क्या निकालना है, कोरिलेशन ऑफ किसका, u एंड v का, क्योंकि हमने ट्रांसफॉर्म करके x और y को किस में ले आया है, u और v में। तो अब हमें कोरिलेशन ऑफ uv निकालना है, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कोवेरियंस ऑफ uv एंड अंडर रूट वेरियंस ऑफ u एंड वेरियंस ऑफ v। ये चीज समझ में आ रहा है? मैम आप उल्टा लिख दिए, V और U लिखे थे, आप बोल रही हैं U। कहाँ u v लिखे, v u यहाँ लिखे V ब्रैकेट में U और फिर V और V। हाँ तो ठीक तो है, वेरियंस ऑफ u वेरियंस ऑफ v।
आप बोले यू और फिर देखो, कोरिलेशन ऑफ u into v is equal to covariance of uv divided by a variance of u variance of v। अब तुम variance of u पहले लिखो या variance of v बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये टर्म हम लिख सकते हैं। अब इसी को, क्योंकि हम लोगों ने x और y को ट्रांसफॉर्म करके u और v में लाया है, इसलिए हमें u v लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें दो चीज देखना है, दो चीज ध्यान से समझना पड़ेगा, क्या रिजल्ट आ रहा है। अब इसी रिजल्ट को u v में सिंप्लीफाई करना है, तो हम ये रिजल्ट आज सिंप्लीफाई कर देते हैं, ठीक है। कोवेरियंस ऑफ u v निकालना है, कोवेरियंस ऑफ u v कैलकुलेट कर रहा है, वेरिएंस ऑफ v बाद में कर लेंगे। देखो, अब इसका फॉर्मूला क्या है, जब भी वेरिएंस ऑफ u v या कोवेरियंस ऑफ v v का फॉर्मूला क्या था, 1/n समेशन क्या था, u माइनस u बार। वहां x था, x माइनस x बार लिख रहे थे, यहाँ u माइनस u बार भी लिखेंगे, यहाँ v माइनस v बार लिखेंगे, ठीक है। ये इतना हमें करना है। अब हमें इसी चीज को आपको सिंप्लीफाई करना है, ये इतना रिजल्ट लाना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तब हमें आएगा। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने के पहले दिमाग में लगा लो क्या क्या था हमारे पास। तो u का वैल्यू क्या था, x माइनस ए बाई एच, यही था ना। यस मैम। और जिसको आप सिंप्लीफाई करके लिखे थे यू एच प्लस ए इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब यू एच प्लस ए इज इक्वल टू एक्स, अब इस फॉर्मूला पे हमें वैल्यूज पुट करना है। तो देखो क्या क्या मिलेगा, x को रिप्लेस करना है यूएच से, तो x का वैल्यू ये है, x बार का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे x बार हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, इसमें भी बार लग जाएगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ वैल्यूज में बार लग जाएगा, u में u बार लग जाएगा, h एज इट इज बिकॉज h इज अ कांस्टेंट, प्लस a कांस्टेंट है तो a रहेगा, a में बार नहीं लगेगा। बार किस में लगेगा, जो वेरिएबल था, a कांस्टेंट नंबर है तो इसमें बार नहीं लगेगा, h कांस्टेंट है तो इसमें बार नहीं लगेगा। अब आपको अगर x माइनस एक्स बार निकालना है, तो बताओ x माइनस एक्स बार क्या होगा, इसी नंबर को इससे घटाना है, तो क्या लिखिएगा, देखिए जरा, तो इस टर्म को हम यहाँ से हटा देते हैं, रुको, इतना ही लिखो फिलहाल तुम लोग। मैम उसका u माइनस u बार ब्रैकेट h हो जाएगा, हाँ ठीक है। मतलब अब जब ये आपको ये निकालना है, ये चीज हम यहाँ, ये इतना लिख लिए, ये चीज यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे आप जब आपको क्या कर रहे थे, एक्स आई माइनस एक्स बार को रिप्लेस कर रहे थे, सो एक्स आई माइनस एक्स बार इज इक्वल टू, यहाँ ए हम पूरा टर्म पहले लिख दे रहे हैं, यू एच प्लस ए माइनस यू एच यू बार एच, ब्रैकेट में डाल दो इसको, प्लस ए, इसको घटाओ क्या आएगा, ए वाला ए से टर्म कैंसिल हो जाएगा, u और यू एच बार ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस ऑपरेट होगा, तो जो कि हम लिख देते हैं तुम लोगों को पूरा टर्म लिखना पड़ेगा यहाँ पे, यू एच प्लस ए माइनस यू बार एच माइनस ए, सो ए कैंसिल, बचा क्या, यू बार एच कॉमन है, तो आप लिख सकते हैं एच टाइम्स यू माइनस यू बार। देखो ध्यान से, स्टेप वाइज लिखो पूरा। हमने इस इक्वेशन से इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, सो इक्वेशन 1 में से 2 को घटाया है, तो इधर x माइनस एक्स बार हो जाएगा, एक्स आई माइनस एक्स बार लिख सकती हो, यहाँ पे यू एच बार, ये दोनों घटाओ, इधर का आर एच एस एल एच एस आपस में घटेगा, तो ये इतना आ जाएगा। तो जहां जहां एक्स आई माइनस एक्स बार है, जो कि यहाँ था इस यूवी में फॉर्मूला में, वहां पे आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं, है ना।
जो शुरू में हम फॉर्मूला बताए थे, RXY is equal to 1/n summation xi minus x bar, जिस फॉर्मूला पे तुम लोग क्वेश्चन भी बनाए हो क्लास में, this into yi minus y bar। ठीक है, तो xi minus x bar यहाँ है, इसी चीज को आप इससे रिप्लेस कर सकते हैं, ये वाले टर्म से। युवराज क्लियर है? यस मैम। अब इसी तरह हम v वाले टर्म पे आ जाते हैं, तो वो yi माइनस y बार वाला टर्म दे देगा। तो जब v वाले टर्म पे आइएगा तो आपको हो जाएगा v इज इक्वल टू, इस चीज को करो हटाओ पहले, फिर तब हम इसी पोर्शन में लिख देंगे उसको भी। प्रिया तुम्हारा हो गया? संस्कृति, प्रीति, डन? आवाज नहीं आ रही है, म्यूटेड हो फिर भी बोल। हाँ प्रीति बोलो। यस मैम, हो गया है। हो गया है, चलो इधर वाला हम यू वाला टर्म इरेज करें इधर से। अभिषेक, यस मैम हो गया। सौम्या, डन? चलो इसी वाले टर्म को हम बस v से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है? मेरे पास तो ऑप्शन है, आपके पास नहीं है। सो यहाँ पे हम इरेज करके u वाले को v से रिप्लेस कर देते हैं, कुछ टर्म्स है वो हटा देते हैं, बस रिजल्ट आपका ऑलमोस्ट वही आ जाएगा। चलो हम कर देते हैं यहीं पे। सो v से नोटेशन हम v का डाल रहे थे, व्हेन y वी हैव वेरिएबल्स, इसको y से रिप्लेस कर देंगे, y माइनस b बाई k, ये था हमारे पास। सो दिस इज y, ये u नहीं हो जाएगा, v हो जाएगा, एंड दिस इज नॉट h। रुको इरेज ही करके कर देते हैं, फिर पता चला कंफ्यूज हो गए तो और भी टेंशन है। सो यहाँ पे अब देखो नोटेशन क्या क्या कैसे चेंज आ जाएगा। y के लिए हमें v ले रहे थे, y माइनस b बाई h, ठीक है? सो h, दिस इज h एक्चुअली, तो v h, मैम के, अच्छा k, सॉरी, हाँ। सो दिस इज k, क्योंकि h इसमें ऑलरेडी ले रहे थे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। सो k, v इंटू k इज इक्वल टू y माइनस b। सो y इज इक्वल टू v k प्लस b। सो यहाँ पे हो जाएगा ये रिजल्ट। अब इसके बाद आपको y बार निकालना है, तो y बार में यही चीज ध्यान रखो कि जहां भी कांस्टेंट है उस पे कुछ नहीं होगा, और जो वेरिएबल है उस पे बार आ जाएगा, मतलब v बार हो जाएगा, k इज अ कांस्टेंट, हियर b कांस्टेंट है। मतलब जिसमें जो तुम ऐड या डिवाइड कर रहे हो ना, सब्ट्रैक्ट या डिवाइड कर रहे हो, वो कांस्टेंट है, जो चेंज हो रहा है वो वेरिएबल है। y माइनस वाई बार कर लीजिए, यहाँ पे y i भी लिख लीजिएगा, अगर है तो कंफ्यूज नहीं होते हो तो ये चीज लिख लेना, yi माइनस वाई बार, एंड दैट इज इक्वल टू b कैंसिल ही हो जाएगा, हम यहाँ भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप पूरा टर्म लिखना चाहो तो लिख लेना, vk प्लस b माइनस v बार k minus b, so b will be cancelled, so ultimately k कॉमन हो जाएगा यहाँ पे, और v माइनस b बार आ जाएगा, ठीक है? सो यहाँ पे अब इस रिजल्ट को आप इससे रिप्लेस कर सकते हो, yi माइनस y बार को रिप्लेस कर देंगे किससे? इससे।
ठीक है, एक्स आई माइनस एक्स बार को उससे रिप्लेस कर रहे थे, वाई आई माइनस वाई बार को। तो यहाँ जो न्यूमरेटर वाला टर्म है, यहाँ पे अभी डिनोमिनेटर वाला सेक्शन हम नहीं लिख रहे हैं, ये भी है, आपको पता है वेरिएंस ऑफ। तो इस टर्म को हमने रिप्लेस अभी किया। इस टर्म की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, 1/n एज इट इज, समेशन एज इट इज, एक्स आई माइनस एक्स बार की जगह लिखोगे h इंटू यू माइनस यू बार, वाई आई माइनस वाई बार की जगह लिखोगे k इंटू वी माइनस वी बार। समझ में आ गया बिल्कुल ये बात या नहीं, ये बताओ मुझे, उपहार यस मैम। समझ आ गया? यस मैम। स्वंकित यस मैम। क्लियर है ना? सो ये अभी न्यूमरेटर वाले पोर्शन को हम लोगों ने चेंज किया है, यही काम हमें डिनोमिनेटर वाले सेक्शन में भी करना है। तो उसमें ज्यादा कुछ नहीं है, आपको अगर याद हो तो यहाँ पे वही होता है, 1/n समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार ही होता है, उसका स्क्वायर हो जाता है, वाई आई माइनस वाई बार ही होता है, उसका स्क्वायर हो जाता है। तो इस रिजल्ट को हम नेक्स्ट क्लास में डेविएट करके फाइनल रिजल्ट बताएंगे। तब तक आप लोग इसका होगा तो प्रैक्टिस करके खुद से देखना, ठीक है? और न्यूमेरिकल क्वेश्चन का प्रैक्टिस किए हो तुम लोग? नो न्यूमेरिकल मैम, नहीं, नो मैम, मैम। एकदम नहीं। बुक में है ना, तो करना चाहिए था ना। मैम हाँ बोलो। लास्ट क्लास में आपने एक फॉर्मूला बताया था कि अगर फ्रैक्शन में तुम्हारा अगर वो आता है, मतलब अगर मीन फ्रैक्शन में आता है, तो हम लोग को एक दूसरा वेरिएंस के कैलकुलेट करने का फॉर्मूला यूज करना था। हाँ हाँ मैंने बताए थे। वो फॉर्मूला यूज करके क्वेश्चन बनाया, उस टाइप के क्वेश्चन का जिनका फ्रैक्शन में आ रहा था मीन, बट आंसर मैच नहीं खा रहा था मेरा बुक के आंसर से। क्या डिफरेंस क्या आ रहा था? ज्यादा डिफरेंस आ रहा है? यस मैम, बहुत ज्यादा डिफरेंस था। भेजना तो मुझे, डिफरेंस नहीं आना ओके चाहिए, मैम। आंसर सेम आएगा, ओके मैम। आंसर सेम आना चाहिए किसी भी फॉर्मूला से। स्टैटिस्टिक्स में एक चीज ध्यान रखो, किसी भी फॉर्मूला से कुछ भी सॉल्व कर रहे हो, सिंप्लीफाई कर रहे हो, रिजल्ट सेम आना चाहिए। रिजल्ट अगर सेम नहीं आ रहा है मतलब कुछ गड़बड़ है कैलकुलेशन में, या फिर कुछ भी आपने जो भी रेक्टिफाई करने वाला रिजल्ट था वो नहीं किया है, तभी वैसा होगा। रिजल्ट सेम आना चाहिए नीचे, ईच एंड एवरी केस, ठीक है? ओके देन। मैम एग्जाम वाला वो कब मिलेगा हम लोग को? एग्जाम वाला क्या? वो रिजल्ट 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 तो ऑलमोस्ट आउट ही है, पता चल जाएगा, अभी प्रोसेस में है, वो बता दिया जाएगा। आपके क्लास का ठीक ही ठाक रिस्पॉन्स है, कुछ ज्यादा बुरा मैम नहीं। हाईएस्ट कितना गया है? अभी पढ़ो ना, हाईएस्ट अभी देखने लगी है। पता चल जाएगा, कुछ लोगों का बहुत अच्छा मार्क्स आया है, अभी सेमेस्टर कुछ लोगों का बहुत अभी अच्छा आया सेमेस्टर है, खत्म नहीं हुआ, कुछ लोगों का बहुत बुरा आया है। अभी एक ही टेस्ट में इनको हाईएस्ट चाहिए, बताइए। चलो ठीक है, ओके देन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करें। मैम अटेंडेंस हाँ हो गया, अटेंडेंस जूम पे ऐसे भी ऑटोमेटिक हो जाता है, मैंने ले लिया है। मैम मत बनाइए, एब्सेंट मार दीजिएगा इसी का। चलो ठीक है, ओके ओके देन। ब्लॉक करते हैं। थैंक यू थैंक यू मैम। मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू एवरीवन।